फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज मैं आप सभी को चैप्टर पढ़ाने वाला हूं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, करेंसी डेप्रिशिएट कब होती है, करेंसी एप्रिशिएट कब होती है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है हमारे देश की करेंसी को छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं हमारे वर्ल्ड में, उसमें जो करेंसीज यूज होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाती हैं। सिंपल सा मतलब है, हमारी देश की करेंसी को छोड़ दो, बाकी जितने भी देश हैं उनकी करेंसी को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिस रेट पर एक करेंसी दूसरे करेंसी से एक्सचेंज हो। जब कभी भी डोमेस्टिक करेंसी, अब अगर हम बात करें डोमेस्टिक करेंसी, सपोज कर लो आप इंडिया की करेंसी, जब कभी भी इंडिया की करेंसी किसी और करेंसी में एक्सचेंज होती है तो जिस रेट पे भी एक्सचेंज होगी वो रेट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, $1 74 का है, एक यूरो 88.27 रुपीज का है। तो यहाँ पे बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट की और फॉरेन एक्सचेंज की। थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट हैं। पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जो आपकी करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू है वो कौन तय करता है? वो गवर्नमेंट तय करता है। प्लीज एक बार मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ लीजिए। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट आपका एक्सचेंज रेट फिक्स करती है, किसमें? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। सेकेंड पॉइंट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो आपका एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को जब ये इंटरेक्शन होता है उनको क्या बोलते हैं? मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। अब फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में कौन कौन आता है? सप्लायर्स एंड बायर्स। इसमें सप्लाई का जो सप्लायर्स होते हैं वो मार्केट सप्लाई करते हैं, जो बायर्स होते हैं वो मार्केट डिमांड करते हैं। जहाँ पे भी ये रेट, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का, वो हमारा रेट वहाँ पे एक डिटरमाइन हो जाएगा। वो रेट किस में होगा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट है, उसमें जो एक्सचेंज रेट है कौन तय करता था? गवर्नमेंट तय करती थी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कौन तय कर रहा है? इसमें मार्केट तय कर रही है, बट इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। तीसरा पॉइंट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट डिटरमाइन करती है, बट सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक इसको मॉनिटर करता है। हाँ, करना ज़रूरी है, कोई ना कोई इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो टारगेट वैल्यू के, जो हमारा टारगेट सेट है, तो जो हमने टारगेट सेट कर रखा है उसकी वैल्यू पर वेरी ना हो, उससे ऊपर नीचे ना हो। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारा एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस तय करती है। मार्केट फोर्सेस में कौन है? मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, और सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक इसको एक्सचेंज रेट को इंटरवेंस करता है, मॉनिटर करता है। फोर्थ पॉइंट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पीछे हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो कौन तय करता है, कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट कंट्रीज को, गवर्नमेंट है जो करेंसीज को क्या कर सकती है? ऊपर नीचे कर सकती है, चेंजेस कर सकती है करेंसी में, एक्सचेंज रेट में चेंजेस कर सकती है। ओके, सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें देखिए $1 70 से $1 72 का हो गया है, 2 रुपए से डॉलर बढ़ चुका है। इसका मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ गया और इंडिया की जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी, क्या हो गई? उसकी वैल्यू कम हो गई। अब आपको $1 के 70 नहीं, आपको $1 के 72 देने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं डी वैल्यूएशन। ओके, तो जब कभी भी करेंसीज की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाए और एक्सचेंज रेट बढ़ जाए, वो डी वैल्यूएशन होता है। कौन करता है डी वैल्यूएशन? गवर्नमेंट करती है डी वैल्यूएशन। इसके, इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट लार्ज रिजर्व्स मेंटेन करती है अपने साथ। कभी रिजर्व्स कम पड़ जाए तो डॉलर में पेमेंट्स कैसे करेंगे हम लोग? तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? लार्ज रिजर्व्स अपने पास मेंटेन करके चलती है ताकि एक डिजायर्ड लेवल ऑफ, जो डिजायर्ड लेवल तय कर रखा है ना, उस डिजायर्ड लेवल पे हम मेंटेन रहे, हम इक्विलिब्रियम पे बने रहे। ओके, इट हैज टू वेरिएंट्स, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड स्टैंडर्ड जो था ना वो 1920 से पहले था। जितनी भी कंट्रीज है ना, उनकी गवर्नमेंट क्या करती थी? गोल्ड की वैल्यू पे करेंसी को फिक्स कर देती थी कि भाई आपके यहाँ गोल्ड कितने का मिल रहा है, हमारे यहाँ गोल्ड कितने का मिल रहा है।
सपोज करो मैं दो कंट्री आपस में बात कर रही है, दो कंट्री की गवर्नमेंट आपस में बात कर रही है, अरे भाई आपके वहाँ गोल्ड कितने का है, हमारे यहाँ गोल्ड 5 रुपए का, हमारे यहाँ आपके यहाँ गोल्ड कितने का है, हमारे यहाँ पे गोल्ड 10 रुपए का। तो ये आपस में क्या कर रही है, आपस में गोल्ड की वैल्यू से मेजर करके करेंसी की वैल्यू निकाल देती है। ठीक है। ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब है कि 1920 के बाद ब्रेटन वुड सिस्टम का आना चालू हो गया था। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हो गया था अमेरिका में, उसके बाद अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करी। देन ब्रेटन वुड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, ब्रेटन वुड्स आया, ब्रेटन वुड्स के टाइम पर डॉलर को असाइन किया गया, डॉलर को असाइन किया गया, गोल्ड स्टैंडर्ड को थोड़ा हटाया, ये बोला कि अब हम डॉलर को ही मानेंगे क्या एक्सचेंज रेट। जितनी कुछ कंट्रीज थी, कुछ मेंबर कंट्रीज थी जो इस बात पे एग्रीड हुई। ओके, तो यहाँ पे डॉलर को बोला गया डॉलर हमारा एक्सचेंज रेट में क्या होगा, यूज होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में। डॉलर में पहले करेंसी को कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट्स करेंगे, क्योंकि इजी है डॉलर का अवेलेबल होना बहुत इजी है, डॉलर का पेमेंट्स होना बहुत इजी है, रिसिप्ट्स होना डॉलर का बहुत इजी है। इसीलिए डॉलर को बोला गया कि इसकी अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी है, यूएस डॉलर को हम क्या कर दें, एज अ करेंसी को फिक्स कर दें, इसकी करेंसी में हम एक्सचेंज किया करेंगे। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया हमारा, ब्रेटन वुड्स हो गया। बट ब्रेटन वुड्स के टाइम पे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम थोड़ा सा था। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट का डिसीजन ही हट गया, अब भैया जो जो हमारा डॉलर चल रहा है उसी पे रिसिप्ट करो, उसी पे पेमेंट्स करो। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट थी इसमें, गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल था इसमें, इसको एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी बोलते हैं इसी वजह से, ताकि इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल है। ओके, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अच्छे से हटा नहीं है अभी। ओके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी कौन फिक्स करता है, कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। मार्केट फोर्सेस में कौन कौन आता है? मार्केट फोर्सेस में मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का इंटरवेंशन होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बेसिकली आपको पता लग गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो एक्सचेंज रेट फॉर करेंसी है वो मार्केट डिटरमाइन करती है, ना कि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। ओके, तो मार्केट जब डिटरमाइन करती है एक्सचेंज रेट, तो उसमें करेंसी कभी ऊपर भी हो सकती है, कभी करेंसी नीचे भी हो सकती है। कहने का मतलब करेंसी अप्रिशिएट भी हो सकती है समटाइम्स, कभी समटाइम्स क्या हो सकता है, करेंसी डेप्रिशिएट भी हो सकती है। जब करेंसी अप्रिशिएट होगी, जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी, उससे क्या होगा, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देख लेते हैं। डेप्रिशिएशन फॉर अ करेंसी, डेप्रिशिएशन फॉर अ करेंसी का मतलब है, सिंपल सी बात है कि अब जो $1 70 का है ना, अब वो $1 72 का हो गया, 72 का हो गया। जब डॉलर महंगा हो गया, इसका मतलब यू आर नॉट एबल टू परचेज दैट गुड्स। जो चीज़ आपको पहले 70 रुपए की मिल रही थी, आप उसके लिए अब 72 रुपीज़ दे रहे हैं। इसका मतलब वो सामान महंगा नहीं हुआ, सामान महंगा नहीं हुआ, एक्सचेंज रेट बढ़ गया है। एक्सचेंज रेट बढ़ गया है कहने का मतलब है कि जो आपका डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी है ना, वो क्या हो गई है, वो अब एबल नहीं है उस करेंसी को, उसमें आपको थोड़ा और ऐड करके आपको वो गुड्स क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन फॉर अ करेंसी का मतलब होता है आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर गई, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर गई है, जिससे कि आपको फॉरेन एक्सचेंज में आपको थोड़ा और प्राइस देना पड़ेगा, आपको अपनी डोमेस्टिक करेंसी को थोड़ा और देना पड़ेगा $1 को खरीदने के लिए। इसका उल्टा क्या होगा, एप्रिसिएशन फॉर अ करेंसी। एप्रिसिएशन फॉर अ करेंसी इसका मतलब है कि भाई जो चीज़ पहले 70 रुपए की मिल रही थी ना, $1 70 का था ना, अब वो $1 70 का नहीं होगा, $1 70 से कम का होगा। मैंने एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पे $1 68 रुपए का है, 68 रुपए का है। तो जब 68 रुपए का हमारा क्या है, $1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके भैया $2 बच गए, $1 पे आपके $2 बच गए। इसका मतलब आप तो खुश हो गए कि आप मेरे भाई $2 बच गए, पहले मैं 70 रुपए दे रहा था $1 के, अब मैं 68 रुपीज़ दूंगा $1 के। इसका मतलब है कि भैया मेरी करेंसी अप्रिशिएट होगी, इसका मतलब पावरफुल है हम, हमारे पास $2 बच गए हैं। तो $2 बच गए हैं, इसका मतलब क्या है, आपकी करेंसी जो डोमेस्टिक करेंसी है, आपकी इंडियन करेंसी है ना, वो क्या हो गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। किसमें, जब आप एक्सचेंज रेट करेंगे उसमें आपकी इसकी वैल्यू बढ़ गई है। किसकी वैल्यू बढ़ गई है, एक्सचेंज रेट में आपकी इंडियन करेंसी की वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। तो वैसे ही पूरा एक बार देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आपकी मार्केट फोर्सेज डिटरमाइन करती है एक्सचेंज रेट, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। मार्केट फोर्सेज की वजह से कभी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है, कभी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। करेंसी अप्रिशिएशन का मतलब क्या है, करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है? करेंसी अप्रिशिएशन का मतलब है आपकी डोमेस्टिक वैल्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी है, इसका मतलब आपका फ़ायदा है इसमें। और डोमेस्टिक करेंसी भी जब डेप्रिशिएट हो जाती है, आपका उसमें थोड़ा सा लॉस हो जाता है, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं एक्सचेंज में।
सिक्स्थ पॉइंट इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो पीछे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह ही होता है, पर इसमें सेंट्रल बैंक जो है ना हमारे देश की, हम कौन से देश में रहते हैं, इंडिया में। यहाँ पे हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करता है, करेंसी की फ्लक्चुएशंस को मॉनिटर करता है, इंटरवेंस करता है, इसको देखता है, रेगुलेट करता है। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मैनेज लग गया। मैनेज का मतलब कोई मैनेज करने वाला है। कौन मैनेज करने वाला है, सेंट्रल बैंक। ओके तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम in which exchange rate for a currency is determined by the market forces but the central bank intervenes to the exchange rate। central bank intervenes करता है। क्यों करता है भाई, करना जरूरी है, क्योंकि डिजायर्ड टारगेट लेवल होता है। जैसे आपने बोल रखा, अभी जो डॉलर चल रहा है वो $1 चल रहा है 72 रुपीज का अप्रोक्स। तो अब जो डिजायर्ड लेवल है ना, हम बोलेंगे यार ये 72 चल रहा है ना, हम इसको 72.25 तक ही कर सकते हैं मैनेज। उसके बाद जो है हमें करेंसी क्या करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी या सेल करनी पड़ेगी इसको डिजायर्ड लेवल पे रखने के लिए। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इंडिया में। ओके तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी डिटरमाइन करती है मार्केट फोर्सेज, बट सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसको इंटरवेंस करता है, उसको मॉनिटर करता है। गुड। इसका नेक्स्ट इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये दो का मिक्स है। कौन सा दो मिक्स है इसमें, पीछे हमने दो सिस्टम पढ़े थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो दोनों का हाइब्रिड क्या है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके इसके लिए सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ता है, लार्ज रिजर्व्स अपने पास रखने पड़ते हैं, ताकि जब फॉरेन एक्सचेंज वीक हो जाए तो हम उसको परचेज कर लें। फॉरेन एक्सचेंज अगर चीपर हो जाए तो हम उसको परचेज कर लें, अगर स्ट्रांग हो जाए तो हम इसको सेल कर दें। यहाँ भी ये काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है। ओके इसको हम क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, बेसिकली डर्टी फ्लोटिंग का मतलब है कि भैया जब कोई आपके काम में टांग अड़ा है उसको डर्टी बोल देते हैं। डर्टी फ्लोटिंग, यार गलत बात कर रहा है तू। गलत बात कौन कर रहा है, मतलब इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसका ये, तो इसको बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। क्योंकि पीछे हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ा था जो कि था फिक्स्ड, सॉरी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक मार्केट मैकेनिज्म पे काम करता था, जहां मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करके एक प्राइस तय कर देती थी। चाहे वो प्राइस आपको सस्ता लगे या महंगा लगे, किसी को बायर को लॉस हो या सेलर को लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मैनेज कर रही है, तो इसको डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं, जस्ट और कुछ नहीं। ठीक है। डिफरेंस डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। पीछे हमने अभी डिस्कस किया है कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जब आपकी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होती है ना, तो आपका डॉलर जो 70 का है वो 70 का नहीं रहा, अब आपको 70 से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, $1 70 का दिखा रहा है ना, अब वो कितना हो गया है, $1 72 का हो गया है। 72 मतलब 72 रुपीज का हो गया है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब ये है कि आपकी करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, और मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गया है। एक बार प्लीज मेरे साथ डेफिनेशन देखिए। इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस। क्योंकि कब होता है ये, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर होता है ये। ऑन द अदर साइड, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब आप बात करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की ना, तो इसमें क्या होता है, आपका डॉलर जो 70 रुपए का है वो 70 का नहीं रहा है, वो 70 से क्या हो गया है, 70 से कम हो गया। 70 से कितना कम हो गया, वो $1 70 रुपए से कितने का हो गया, 68 का हो गया, कितना हो गया, 68 रुपीज का हो गया। ठीक है, अब आपको $1 के 70 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, अब आपको $1 के कम रुपए देने पड़ेंगे। 70 से एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसमें 68 रुपीज देने पड़ेंगे। ओके प्लीज एक बार मेरे साथ डेफिनेशन देख लीजिए। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेज। इसमें क्या होता है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में आपकी एक्सचेंज का जो रेट है वो गिर जाता है और आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाती है। ओके इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अभी पीछे हमने डिस्कस किया है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। करेंसी का एप्रिशिएट होना, इसका मतलब एक्सचेंज रेट का क्या हो जाना, एक्सचेंज रेट का गिर जाना, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू की बढ़ जाना। और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज रेट बढ़ जाना, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर $1 70 रुपए से कम हो जाता है तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है। अगर $1 70 रुपए से बढ़ जाता है तो इसमें आपका डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। ओके
अगर आपके डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होती है तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, गिर जाता है। जब एक्सचेंज रेट गिर जाता है तो आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा आप बाहर से इंपोर्ट करो और कम से कम आप बाहर एक्सपोर्ट करो। ओके, और जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, इसका मतलब है कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो आप चाहते हो कि कम से कम क्या करो, बाहर से इंपोर्ट करो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस इसी पर आते हैं, तो इसको आराम से प्यार से समझिएगा। ओके, कोशिश करिए कि अच्छे से आपको समझ आए। 6 पॉइंट, वाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं क्यों आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हैं, प्लीज इनको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट इज इंपोर्ट्स। खुद सोचिए, अगर आपको बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट करना है या कोई सर्विस इंपोर्ट करनी है, उसकी पेमेंट्स आपको कैसे करनी है, फॉरेन कंट्रीज में है तो फॉरेन एक्सचेंज का यूज करना पड़ेगा, उनकी पेमेंट्स आपको फॉरेन एक्सचेंज में ही करनी पड़ेंगी। ओके, सेकंड पॉइंट, ग्रांट्स एंड डोनेशन। अगर आपको किसी कंट्री में कोई डोनेशन करना है, कोई चैरिटी करनी है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या किसी इमरजेंसी के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो आपको कैसे देना पड़ेगा वो पैसा देना पड़ेगा आपको फॉरेन एक्सचेंज में, उस कंट्री की करेंसी में, तो इसलिए आप फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, बाहर किसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं, डिबेंचर खरीदना चाहते हैं, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे। लास्ट इज टूरिज्म। टूरिज्म पर्पस के लिए कभी कभी हम यहाँ चले जाते हैं, किसी कंट्री में चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमें उस कंट्री की क्या चाहिए, करेंसी चाहिए। जिस कंट्री की करेंसी चाहिए उसको 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 फिर वहाँ पेमेंट करनी पड़ेगी हमको उसी करेंसी में, तो इसलिए हम फॉरेन एक्सचेंज की क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की हम इसीलिए डिमांड करते हैं। ओके, 7 पॉइंट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की। कहने का मतलब है भाई, जब हमें डिमांड करनी थी फॉरेन एक्सचेंज की, इसका मतलब है हम बाहर की कंट्रीज की करेंसी की डिमांड कर रहे थे। अब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है हमारी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में ना, बाहर की कंट्री की करेंसीज हमारे देश में अब आना चालू हो जाएंगी, सप्लाई उनकी चालू हो जाएगी। ओके, हम बाहर की देश की करेंसी की जब डिमांड करते हैं और उनकी देश में जो करेंसी जा रही है वो सप्लाई है। ठीक है, हमारे देश में करेंसी आ रही है किसी बाहर की कंट्री की, उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ अदर करेंसीज। ओके, अदर करेंसी एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी। आपके देश में देश विदेश के लोग क्या कर रहे हैं, आकर क्या कर रहे हैं, पैसा सप्लाई कर रहे हैं, उनकी करेंसी हमारे देश में आ रही है। क्या रीजन हो सकते हैं कि उनकी करेंसी हमारे देश में आए। फर्स्ट रीजन इज एक्सपोर्ट। अगर आप किसी कंट्री में अगर सामान बेचोगे, ठीक है, सामान बेचोगे, गुड्स बेचोगे, सर्विसेज बेचोगे, वहां से मिलने वाली जो रिसिप्ट है फॉरेन एक्सचेंज की, वो क्या होगी, सप्लाई तो होगी, इनफ्लो ही तो होगा वो पैसे का। वो पैसे, बाहर के पैसे कहाँ आएंगे, वो हमारे देश में आएंगे, हमारी डोमेस्टिक कंट्री में आएंगे। वैसे ही ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर किसी कंट्री ने हमारी कंट्री को क्या किया, ग्रांट दिया, डोनेशन दिया, रेमिटेंसेस दिए, ठीक है, तो वो सब चीजें नेचुरल कैलेमिटीज पे जब होती हैं, वो कहाँ आता है, हमारे देश में आएगा, रिसिप्ट होगी हमारी। ठीक है, वो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, बाहर कंट्री से आ रही है वो सब, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रही है। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। अगर बाहर कंट्रीज के कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, हमारी कंट्री में आके शेयर्स खरीदे, डिवेंचर्स खरीदे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो डोमेस्टिक कंट्री में वो पैसा आ ही रहा है, इनफ्लो है उस पैसे का, तो फॉरेन एक्सचेंज का वो एक इनफ्लो माना जाएगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मानी जाएगी। नेक्स्ट इज टूरिज्म। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टूरिज्म पर्पज के लिए आपको दिख जाते हैं, हमारे देश में घूम रहे हैं, ठीक है, इंडिया में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे दिल्ली में, सीपी में। तो वैसे ही यहाँ पे टूरिज्म का मतलब क्या हो गया, वो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गई ना, वो पैसा वो उन लोगों ने वहां कमाया था वो कमा रहे हैं और खर्च कहाँ कर रहे हैं, इंडिया में आके कर रहे हैं। ओके, तो ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कब देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमने 3 एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़े थे। पहला था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा क्या था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तीसरा क्या था, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कहाँ, कौन डिटरमाइन करता है, दो सिस्टम जो है ना, मैनेज फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। मार्केट फोर्सेस कौन है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। यहाँ पे देखिए जो रेड कलर की लाइन है ये सप्लाई की लाइन है, और ब्लू कलर की लाइन क्या है, ये मार्केट डिमांड की लाइन है। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जहाँ क्रॉस बन रहा है सेंटर पे, वहां पे एक क्वांटिटी तय होगी एक्स एक्सिस पे, जहाँ की है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और उसका रेट कहाँ तय होगा,
रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाई एक्सिस पे। ओके, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो मेरे साथ। द इक्विलिब्रियम रेट और द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे ही इक्विलिब्रियम बनेगा, वही रेट क्रिएट होगा, वही रेट डिटरमाइन होगा किसके लिए, क्वांटिटी के लिए, कितनी क्वांटिटी किस रेट पर सप्लाई हो और डिमांड हो। ओके, 8th पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हमने दो तरह की मार्केट पढ़नी है अभी, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। पीछे हमने 3 फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम पढ़े थे, प्लीज कंफ्यूज मत होना। फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम अलग होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अलग है। सिस्टम 3 तरह की है अगर आपको याद दिलाऊं तो, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरह की है, कौन कौन सी, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब क्या है, जिस मार्केट में जो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज है ना उसी पर डील हो और उसी पर पेमेंट हो जाए, उसी पे रिसिप्ट हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर सपोज करिए अभी $1 70 रुपीज का चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, मार्केट का करंट रेट ऑफ एक्सचेंज है $1 70 का। तो इसी डॉलर पे आप रिसिप्ट होगी, इसी डॉलर्स पे पेमेंट्स होगी, जो फॉरेन एक्सचेंज में जो बोथ द पार्टीज हैं, जो बायर हैं जो सेलर हैं, ठीक है, दोनों पार्टीज इस रेट पे, करंट रेट पे जो अभी चल रहा है मार्केट में, ऑन द स्पॉट जो रेट चल रहा है, ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन होगी किस पर, करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पर। ओके, स्पॉट मार्केट एक डेली नेचर का है, इसमें 2 दिन का टाइम दिया जाता है आपकी पेमेंट्स को क्लियर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब क्या है, जिसमें जो डील है वो तो आज रेट पे होगी। आज रेट क्या चल रहा है हमारा, $1 70 का, $1 70 का चल रहा है, इस रेट पर क्या होगी, डील होगी। बट पेमेंट्स कब होंगी, पेमेंट्स होगी फ्यूचर डेट पे, ठीक है। बट एक क्वेश्चन आता है ना कि यार फ्यूचर डेट पे पेमेंट होगी, ठीक है, जिस दिन डील हुई थी उस दिन $70 था, अगर उस दिन $72 हो गया तो, उस दिन $75 हो गया तो, उस दिन ₹65 हो गया, ₹68 हो गया, तो उस दिन डॉलर का रेट सेम नहीं रहेगा भाई, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चेंज तो होगा, बिल्कुल होगा। तो ये है जो यहाँ पे स्पॉट ट्रांजेक्शन नहीं होती है। इसमें कौन से ट्रांजेक्शन होता है, इसमें रेट एग्रीड अपॉन टुडे बट द पेमेंट विल बी इन फ्यूचर, पेमेंट्स विल बी इन फ्यूचर। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो मेरे साथ स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट की। स्पॉट मार्केट से स्टार्ट करते हैं। स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर ऑन द स्पॉट एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज और स्पॉट ट्रांजैक्शंस। स्पॉट मार्केट is of daily nature. Okay, next is forward market. Forward market for foreign exchange is that market in which receipts and payments are made on the future delivery at the rate agreed upon today or forward rate of exchange. Forward rate of exchange कहने का मतलब रेट कौन सा, जो फ्यूचर में है उस पे नहीं, जो अभी है इस रेट पे क्या करो, डील करो। फ्यूचर की रेट पे पेमेंट नहीं होगी, आज की रेट पे पेमेंट होगी, जिस रेट पे क्या होगा, जिस रेट पे हम डील कर चुके हैं। ओके, इट डज नॉट डील विथ स्पॉट ट्रांजेक्शन, यहाँ स्पॉट ट्रांजेक्शन नहीं होती है। वेरी गुड, आ गया सबको समझ। ओके, 9 पॉइंट, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, फर्स्ट इज स्पॉट मार्केट, सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट। अब दोनों मार्केट में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ये लोग। तो पहला फंक्शन है, ये लोग ट्रांसफर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो बायर होता है और जो सेलर होता है ये आपस में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की एक्टिविटी तो करते ही हैं। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की एक्टिविटी जो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं। कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जो इनको यूज करनी पड़ती है, लाइक बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है शायद आपने 11 चैप्टर में, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। तो ये वैसी बिल्स होते हैं, इनके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है इनका। ओके, नेक्स्ट इज बैंक ड्राफ्ट बोल सकते हो, ई ट्रांसफर्स बोल सकते हैं हम लोग। ओके, next is forward market. It provides credit facility for export and imports of goods and services between the different countries. आप यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी देते हो, जैसा है ना कि हम किसी दुकान से अगर हमने कोई सामान खरीदा है, बाद में बोलते हैं बाद में पैसे दे देंगे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, अगर आपने किसी कंट्री में आपने गुड्स बेचा है तो आप उसको बोल रहे हो कि एक काम करो, ये गुड्स अपने कंट्री में सेल करो, अगर आप इसको अर्न करते हो तो मेरी पेमेंट्स कर देना, मेरी गुड्स की आप अपना प्रॉफिट रख लेना। तो ये कुछ टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो कुछ ट्रस्टेड सेलर्स बायर्स में होती हैं, रेगुलर नहीं होती, किसी में कोई ऐसा अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट इज हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन का मतलब है कि मैंने जो बताया था ना फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट में क्या था एक बार याद करना, कि जो करंट रेट है इस पे डील होगी, बट पेमेंट्स कब होंगे, पेमेंट्स फ्यूचर में होंगे। फ्यूचर में पेमेंट्स होंगे, फ्यूचर में पेमेंट्स किस रेट पे होंगे, जिस रेट पे डील हुई थी। डील कब हुई थी भाई, डील हुई थी भाई पहले, 1 महीने पहले डील हुई थी, उसकी पेमेंट्स कब होगी, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद डॉलर का रेट कुछ और चल रहा है,
ठीक है। और उस टाइम डॉलर का रेट कुछ और था। सपोज करिए कि जिस टाइम डील पक्की हुई थी उस टाइम डॉलर का रेट था 70 रुपये। आज डॉलर का रेट 71 रुपीज़ हो गया। इसका मतलब जो बायर है उसको 1 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। यहाँ पे फंक्शन काम होता है हेजिंग फंक्शन। यहाँ पे दोनों ही स्पेकुलेशन करते हैं, कहने का मतलब रिस्क को अवॉइड करने के लिए कि तुझे लॉस होगा मुझे लॉस होगा, तो आज ही इस रेट पे साइन कर लेते हैं डील को। ओके, तो यहाँ पे हेजिंग फंक्शन काम आता है। हेजिंग फंक्शन कहाँ पे होता है? फॉरवर्ड मार्केट में हेजिंग फंक्शन का यूज होता है। गुड, आप लोगों को समझ आया? ओके, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, विशाल दास क्लासेस के नाम से। थैंक यू सो मच।